हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके सिलेबस में एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स, तो उसके ऊपर हमने आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो इसमें हमने इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हो और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है जो कंसेप्ट इनविजिबल हैंड है ये किसने इंट्रोड्यूस करा था। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने ही कंसेप्ट इनविजिबल हैंड को इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिस्कल पॉलिसी डील्स विथ। तो सिंपली आपको बताना है जो फिस्कल पॉलिसी है वो किससे डील करती है। तो फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च को ये जो हमारा बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है, बट उसकी तैयारियां जो हैं वो फरवरी से स्टार्ट हो जाती हैं। फरवरी से ही वो मतलब उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। निकल जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन मेनली थ्रू। जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है मेनली किसके ज़रिए। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? महंगाई को। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? सबसे पहले ये किससे जो है वो कंट्रोल करता है वो आपको बताना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका राइट आंसर है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो मनी के फ्लो को कंट्रोल करने को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इंटरेस्ट लगा के इंटरेस्ट कम करना, बढ़ाना, तो उसके ज़रिए से मनी के फ्लो को ये कंट्रोल करते हैं। तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय। तो नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ें मेजर्ड की जाती हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल मेथड्स प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल इनकम के अंदर मेज़र की जाती हैं। इन्हीं चीज़ों से नेशनल को मेज़र किया जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू। जो डिमांड कर्व है उसकी जो स्लोप्स होती है वो डाउनवर्ड किसकी वजह से होती है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका लॉ ऑफ डिमांड की वजह से जो डिमांड कर्व की स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन डिफरेंस कर्व शो। तो इन डिफरेंस कर्व जो है वो क्या शो करती है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूटिलिटी। जो इन डिफरेंस कर्व है वो शो करती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। कि आप किसी
चीज़ को अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप कितना सेटिस्फाई हो उस चीज़ को। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपके सामने, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ड्यू टू। अब आपको बताना है जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज क्यों होती है। तो मार्जिनल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के अंदर इसका मतलब क्या होता है। तो मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब यूटिलिटी की मतलब था सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फाई तो आप हो चुके हो, उसके अलावा आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको बताना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ क्यों होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज़ होती है वो मोर कंजप्शन की वजह से डिक्रीज़ होती है। मतलब आप किसी चीज़ को अगर कंज्यूम कर रहे हो तो एक टाइम आएगा आप सेटिस्फाई हो जाओगे, मतलब यूटिलिटी की लेवल तक पहुंच जाओगे। बट जब आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर जितना ज़्यादा करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीज़ कंज्यूम करने का मन नहीं करेगा। तो उसी को बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ क्यों होती है कि आप ज़्यादा कंजप्शन करते हो तो उसकी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको बताना है यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा नहीं है इनमें से, लैंड, लेबर, मनी एंड कैपिटल। तो सिंपली अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने होते हैं, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 फैक्टर हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और फोर्थ वाला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एंटरप्रेन्योर है, जो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेंट थ्योरी वाज गिवन बाय। तो रेंट थ्योरी जो है वो किसने दी थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो रेंट थ्योरी जो थी वो रिकार्डो ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किससे मेजर की जाती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जीडीपी। तो स्टूडेंट्स आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आपने 50 आउट ऑफ कितना जो है वो स्कोर करा, और आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। अगर आपको इसका इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, किसी भी टाइप का अगर लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर लेवल को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी रिलेट्स टू। तो प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी जो है वो किससे रिलेट करती है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, रिसोर्स एलोकेशन। इससे ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड इन। तो आपको बताना है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो स्टार्ट किया गया था वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1991। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है।
ये सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि हमें भी पता चले आप वीडियो को किस लेवल से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, और आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो किस लेवल का है इस टाइम। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जीडीपी इंक्लूड्स, जीडीपी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। क्या जीडीपी के अंदर गुड्स की बात की जाती है, या फिर सर्विसेज की बात की जाती है, या गुड एंड सर्विसेज दोनों की बात की जाती है, या एक्सपोर्ट्स ओनली की बात की जाती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुड एंड सर्विसेज जो है वो जीडीपी में इंक्लूड्स है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन्फ्लेशन मीन्स। इन्फ्लेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई को। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, अगर महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं तो अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है उसको क्या बोलेंगे। तो इन्फ्लेशन मीन्स मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसका क्या आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो राइज इन प्राइस। आजकल आमतौर पर यूज़ ही करते हैं इन्फ्लेशन वर्ड कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो राइज इन प्राइस मतलब किसी चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड इंक्रीजेज व्हेन। तो सिंपली आपको बताना है कि जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब कोई भी चीज़ जो आप लेते हो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बढ़ती है, कब बढ़ती है वो आपको बताना है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि आपको जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं आप लेना स्टार्ट कर देते हो। तो डिमांड इंक्रीज़ कब होती है, जब आपकी इनकम जो होती है वो राइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन रिलेट्स टू। तो आपको बताना है जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है वो किससे रिलेट करता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आउटपुट। आउटपुट से आपको क्या समझ आएगी, मैं एक सिंपली आपको समझा देता हूँ लॉ ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका कोई कंज्यूमर भी तो होना चाहिए। मतलब इनपुट अगर आप कोई दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी तो निकलता है ना। ये थोड़ा हो सकता है कि आप इनपुट जो है वो कम दो और आउटपुट आपका ज़्यादा निकले, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपका पता है कि आपकी कंजप्शन आगे हो रही है, तभी आप कोई चीज़ प्रोडक्शन करोगे। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन रिलेट्स किससे करता है, आउटपुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स। आपको बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। मार्जिनल का मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता दिया है कि एडिशन। प्रोडक्ट मीन्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। तो अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग पता चल जाता है तो आपको आंसर देना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा आउटपुट। ऑप्शन में भी लिखा है कि एक्स्ट्रा, तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्लानिंग इकॉनमी एग्जाम्पल्स। जो प्लानिंग इकॉनमी है वो किसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, चाइना। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डेवलपिंग इकॉनमी फेसिस। जो डेवलपिंग इकॉनमी है वो क्या क्या फेस करती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लो इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इज, तो आरबीआई एक्चुअल में क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट अराइजेज व्हेन। तो सिंपली आपको बताना है फिस्कल, फिस्कल का मतलब मैंने सिंपली आपको समझा दिया, बजटरी पॉलिसी भी इसको बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी जो होती है। निकल फिस्कल का मतलब बजट आप यहाँ पे मान के चलेंगे। और डेफिसिट, डेफिसिट मतलब किसी चीज़ की घटना, गिरावट। अब आपको बताना है ये फिस्कल डेफिसिट अराइज कब होता है, व्हेन अराइज। तो कब बढ़ता है, जब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाए इनकम से, तब आपका फिस्कल डेफिसिट अराइज होता है। क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारा बजट निकलता है तो उसी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर से मुराद खर्चा, आप खर्चा कितना कर रहे हो। तो आपका अगर खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाता है आपकी इनकम से, आपके बजट से, तो तब क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। मतलब बजट के अंदर गिरावट हो जाती है, तब हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता। अगर आपको अच्छे से इकॉनमी का एक लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक सीरीज़ ले आऊँगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंजप्शन इंक्रीजेज व्हेन। तो सिंपली आपको बताना है जो कंजप्शन है वो कब इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो फिर भी अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन जो है आप अगर अच्छे से सुन रहे हो तो आपको समझ आ रही होगी। कंजप्शन कब इंक्रीज होती है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तभी तो कंजप्शन इंक्रीज होगी ना। अगर आपकी इनकम जो है वो कम है तो आप कैसे ज़्यादा कंजप्शन कर सकते हो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इनकम राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूड। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये कब कब लाए गए थे ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, कौन से ईयर में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है था रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबोव है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है कौन से ईयर में ये रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए थे। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, मैन्युफैक्चरिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है, आईटी आता है, बैंकिंग आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर की जाती है किसी चीज़ की, फिर इसके बाद उसकी प्रोडक्शन की जाती है, वो कहाँ पे होती है, फैक्ट्रीज वगैरह में। उसके बाद उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स। तो इसका आंसर मैंने आई थिंक पहले ही बता दिया, बट आपको यहाँ पे बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं।
तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर करने के बाद आप कोई भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो, आगे उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप उसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लेके जाते हो, रॉ मटेरियल को, वहाँ से कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या चीज़ आती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर्विसेज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने प्राइमरी पढ़ा, फिर सेकेंडरी पढ़ा, फिर टर्शरी पढ़ा। प्राइमरी के अंदर आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हम रॉ मटेरियल को कहाँ बेचते हैं? हम बेचते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो उसके बाद हम बेचते हैं टर्शरी सेक्टर में, जहाँ पे हम किसी चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट वो चीज़ किसके पास जाती है? एक कंज्यूमर के पास जाती है, जो उसको कंज्यूम करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्केट इकोनॉमी इज ड्राइवन बाय। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों चीज़ों से मार्केट इकनॉमी जो है वो चलती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, फ्लैट है, सर्कुलर है। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। तो सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस। तो आपको बताना है इन्फ्लेशन रिड्यूस किसकी वजह से होती है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका वैल्यू ऑफ मनी। अगर मनी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, तो उस पर डिपेंड करती है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, घटेगी, या वैल्यू ऑफ मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उससे आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जीडीपी ग्रोथ शो। जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या शो करती है? तो राइट आंसर है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जीडीपी ग्रोथ शो करती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स। जो फिस्कल पॉलिसी है वो किस किस चीज़ में आपको हेल्प करती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, ग्रोथ में, या फिर एम्प्लॉयमेंट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो फिस्कल पॉलिसी है वो हेल्प करती है आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में, उसके बाद ग्रोथ में भी करती है, और एम्प्लॉयमेंट में भी करती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स। तो आपको सिंपली बताना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ अफेक्ट करती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंटरेस्ट रेट, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या चीज़ अफेक्ट होती है? इंटरेस्ट रेट। जब वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ता है, कई बार उनको कम करना पड़ता है, एज़ पर करंट सिनेरियो, इन्फ्लेशन को देख के। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डिफ्लेशन मीन्स।
तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पूछा था, बताया था आपको मैंने कि जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई को बोलते हैं, बट अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर था उसका डिफ्लेशन। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। तो राइट आंसर इसका है फॉल इन प्राइस। इन्फ्लेशन का था राइज इन प्राइस, डिफ्लेशन का है फॉल इन प्राइस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनकम मेथड मेजर्स। इनकम मेथड के अंदर क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इनकम अर्नड। जो इनकम अर्न की जाती है वही इनकम मेथड के अंदर मेज़र की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स। तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसके अंदर क्या चीज़ मेज़र की जाती है वो आपको बताना है। तो वहाँ पे आपकी स्पेंडिंग, कि आप स्पेंड कहाँ कर रहे हो मनी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, जो आरबीआई है वो किसको कंट्रोल करता है? तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। और किस लिए करता है? मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मनी सप्लाई। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस। देखो, अगर किसी चीज़ की कैपिटल जो है, कैपिटल अगर आप बढ़ाओगे, यहाँ पे है मशीनरी, कैपिटल का मतलब, तो अगर मशीनरी की आप बढ़ाते जा रहे हो तो उससे क्या चीज़ बढ़ेगी, वो चीज़ आपको बतानी है। तो सिंपली अगर आप कैपिटल को बढ़ा रहे हो तो डैट मीन्स आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यूटिलिटी मीन्स, तो इसका आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिख गया होगा, बट आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका प्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो अप्लाई किया जाता है प्रोडक्शन के ऊपर। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ घटना। मार्जिनल का मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा। डिमिनिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स। इन्फ्लेशन का बेनिफिट किसको होता है? महंगाई का जो बेनिफिट है वो किसको होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका डेब्टर्स। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसका आंसर कैसे है, क्योंकि आपको समझ होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो डेब्टर को इसलिए बेनिफिट होता है क्योंकि सबसे पहले अगर वो आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो वो कम इंटरेस्ट पे लेते हो, मतलब 6.5% इंटरेस्ट पे आप किसी से ले रहे हो, ठीक है। तो अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई, तो उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो जो आपने लिया है वो भी बढ़ जाएगा साथ साथ। तो उसको कंट्रोल करने, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है, मनी की फ़्लो को। तो उस तरीके से जो डेब्टर्स होता है, जो आपको लोन देता है, तो उसी को बेनिफिट होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
इकोनॉमिक प्लानिंग एम्स, इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या एम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एम है वो ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है और इक्वलिटी भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जीडीपी एक्सक्लूड्स। तो आपको बताना है इनमें से जीडीपी के अंदर क्या चीज़ नहीं आती। आपको जो टर्म दी होती है उसको समझना होता है पहले। अगर इंक्लूड लिखा है तो क्या आएगा, अगर एक्सक्लूड लिखा है तो क्या आएगा। मतलब यहाँ पे पूछा है जो चीज़ जो टर्म जो है वो जीडीपी के अंदर नहीं आती वो आपको बतानी है। तो एक्सपोर्ट जो है ये जीडीपी के अंदर आता है, सर्विसेज जो है ये जीडीपी के अंदर आता है, इंडस्ट्रीज़ जो है ये जीडीपी के अंदर आता है। बट जो आपका ऑप्शन सी है इलीगल एक्टिविटीज़, ये जीडीपी के अंदर नहीं आता। तो इन्होंने एक्सक्लूड पूछा है तो मतलब जीडीपी के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनको छोड़ के वो आएगा इलीगल एक्टिविटीज़। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। तो कौन बजट को जो है वो प्रिपेयर करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट को प्रिपेयर करती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है लोगों पर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब साल का बजट निकलता है तो उस बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट यहाँ पे जो टर्म दी गई है इनमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डिफेंस का बजट निकलता है, हेल्थ का निकलता है, एजुकेशन का निकलता है। तो डैट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में अगर आपको इकोनॉमिक्स की टर्म का मतलब पता है तो आप जो है उसका आंसर इजी वे में दे सकते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका जीएसटी। देखो, गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ये वो टैक्स है जो आप चीज़ें खरीदते हो तो उस पे आपसे टैक्स लिया जाता है। क्या आप वो डायरेक्ट पे करते हो? नहीं, वो इनडायरेक्ट पे करते हो। ठीक है, बट आपकी जो इनकम टैक्स है डायरेक्ट काटी जाती है, वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप किसी दूसरे बंदे के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही पे करना होता है। तो इनकम टैक्स जो है वो आप किसी पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप खुद पे करते हो। तो ये आ गया डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कोई भी पे कर सकता है आपके आगे, मतलब कोई भी अगर किसी और बंदे को आपको पे करना है तो वो कर सकता है। अब वेल्थ टैक्स है जो है ये है डायरेक्ट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स जो है ये भी डायरेक्ट टैक्स है। मतलब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम करना, यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनका पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। क्या पता आपको इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स पूछ दे तो वहाँ पे इनकम टैक्स दिया हो, क्या पता आपको डायरेक्ट टैक्स दिया हो तो वहाँ पे आपको वेल्थ टैक्स दिया हो ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको सभी जो हैं ये नाम जो हैं वो याद रखने हैं ताकि आपको जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में उसका आंसर दे सको। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स। अब डायरेक्ट टैक्स पूछा गया है तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स आपको पहले ही पता चल गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्साइज टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पे न्यू टर्म जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपको याद रखनी है, चाहे इनको रट्टा मार लो जो भी कर लो,
इनको याद रखनी है, आपको माइंड में रखना है कि हाँ भाई जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्सरसाइज जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कस्टम्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा इनमें से? इनकम टैक्स। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरेस्ट रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो मैंने 5-6 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, डिफरेंट वे में इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन की जो सिस्टम है सारा चेंज किया है बीच में से निकल। अगर आपने अच्छे से कोई चीज़ पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटरेस्ट रेट को जो है वो कंट्रोल कौन करता है? वो करता है आरबीआई। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल इनकम शोज़। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि आपने 49 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट किए और में से कितने सही हैं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। शुक्रिया।